पटना कलम शैली प्रमुख इसका भूमिका देखेंगे। पटना कलम शैली का आरंभ 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और यह कला 20वीं शताब्दी के तक निरंतरता तक देखी गई। इसे मुगल और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इस कला का विकास पटना के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे पटना कलम आर्ट कहा जाता है। इसे कंपनी कला भी कहा जाता है, क्योंकि यह चित्रकला ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाई जाती थी। आगे चलकर इसे इंडो ब्रिटिश पेंटिंग मतलब भारतीय और फिर ब्रिटेन के वास्तव में यह स्वतः विकसित एवं स्वतः रूप से बढ़ने वाली चित्रकला। इसका पृष्ठभूमि देखेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में उसने चित्रकला, संगीत, साहित्य और नृत्य इत्यादि को प्रतिबंधित कर दिया था। कौन? औरंगजेब। और जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर था चित्रकला, संगीत, साहित्य और नृत्य, जिसे के पश्चात बहुत से चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निर्वासित हो गए। इनमें से चित्रकारों का एक समूह पटना में पहुंचा और एक विशेष प्रकार की चित्रकारी स्वरूप हुई। इसे ही पटना कलम शैली कहा जाता है। पटना कलम शैली के मुख्य केंद्र पटना के विभिन्न क्षेत्रों में बस गया, जैसे दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा, मच्छरहट्टा। 1770 तक के आते आते पटना कलम शैली स्थापित हो चुकी थी। 1770 आते आते पटना कलम चित्रकला शैली स्थापित हो चुकी थी। पटना कलम के प्रमुख केंद्र पटना और दानापुर था। कहाँ फैला था? दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा और मच्छरहट्टा। दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा, मच्छरहट्टा। 1770 तक। विषय: पटना कलम शैली के अंतर्गत बहुत से वस्तुओं पर चित्र बनाया जाता है। वास्तव में इंद्रधनुषी विषय श्रेणी के कुछ प्रमुख विषय हैं। इंद्रधनुषी जैसे पटना कलम में किसको फिगर बनाया जाता था? मजदूर के बनाया जाता था, कारीगर बुनकर को बनाया जाता था, पालकी को बनाया, त्यौहार छठ दिवाली को, और फिर पाठशाला, मदरसा, मछली बाजार को, पशु पक्षी का। प्रमुख चित्रकला: गोपाल लाल द्वारा होली उत्सव के फिगर बनाया जाता था। शिवदयाल लाल के द्वारा विवाह समारोह का, ईश्वर प्रसाद के द्वारा माता का चित्र बनाया जाता था। बेगम की बखोरी यमुना राय द्वारा बनाया जाता था। महादेवी लाल रागनी गंधारी पेंटिंग। प्रमुख व्यक्तित्व: सेवक राम या हुल्लास लाल, नित्यानंद लाल, रफा मोहन, बाबू ईश्वर प्रसाद वर्मा। महिला चित्रकार में कौन था? सन्ना बीबी और डच्चा बीबी। प्रमुख विशेषताएं: यह लघु चित्रकला का रूप है और बहुत साधारण है। यह चित्रकला आम लोगों की भावना को छुआ। इसमें मुगल चित्रकला एवं यूरोपीय चित्रकला का भी मिश्रण है। रंग एवं रेखाएं मुगल के समान मुगलों के भांति ही चमकीले रंग का प्रयोग करते हैं। मुगलों की भांति पृष्ठभूमि और बॉर्डर नहीं थे। जैसे इसमें क्या? मुगलों की भांति पृष्ठभूमि और बॉर्डर लोगों जैसे इसमें नहीं था। यूरोपीय प्रभाव: यूरोपियों की भांति पटना कलम शैली में भी प्रकाश एवं छाया का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बॉर्डर का प्रयोग नहीं किया जाता था। अच्छा, पटना कलम शैली में कुछ चित्र कल्पना युक्त भी है, जैसे कि निकाह बेगम पार्टी। इस कला में मुख्यतः कजली स्याही का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि बिना रेखा चित्र बनाए चित्र बना देना। इस कला के रंग अत्यंत साधारण थे, जैसे लाल, नीला, काला, हरा इत्यादि। इसमें भी प्रमुख रंग कौन से थे? प्राथमिक रंग पहले RGB मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, एक काला जुटा हुआ था। पतन के कारण इसका पटना कलम चित्र शैली पतन कैसे हुआ? व्यापार वाणिज्य के पतन से पटना कलम शैली के निरंतरता में कमी आई। इस चित्रकला को संरक्षण और मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। मुख्य रूप से शाही मान्यता।
शाही मान्यता 20वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक कैमरा प्रेस एवं फोटोकॉपी का विकास हुआ, जिससे पटना कलम शैली के विकास के चित्रकारों को गरीब स्थिति ए अन्य व्यवसाय की ओर पलायन कर गए। भावी कदम: चित्रकारों को नई कला विकसित करनी चाहिए, सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए, इसे प्रोत्साहन करना चाहिए। अब देखेंगे मधुबनी चित्रकला। भूमिका, उद्भव, क्षेत्र, विषय और विशेषताएं। यह लोक कला है। यह बिहार की एक क्षेत्रीय कला को प्रदर्शित करता है। यह भारतीय संस्कृति के विविधता को दर्शाती है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। मधुबनी चित्रकला का इसका क्या इतिहास बहुत पुराना है। उद्भव: मुख्य रूप से यह मिथिलांचल में उभरी। मिथिलांचल चित्रकला भी कहा जाता है। राजा जनक ने सीता की शादी में कुछ चित्रकार नियुक्त किए थे। यह प्राचीन परंपरा से संबंधित थे। बाद में यह मधुबनी कला के रूप में उभर गई। वर्तमान में इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इसका प्रसार मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया इत्यादि में है। संरक्षण: यह वास्तव में आम व्यक्ति का सृजन है। अंत इसे आम लोगों की कला कहा जाता है। यह बिना किसी शाही संरक्षण के विकसित हुई है, परंतु रूढ़िवादी नहीं है, परंतु धार्मिक है। विशेषताएं: मधुबनी चित्रकला की शैली परंपरागत प्रथम चरण में यह केवल महिलाओं से संबंधित है, परंतु अब पुरुष भी संलग्न है। इस चित्रकला की खनिज रंगों से बनाया जाता है। चित्रकला नवीन प्लास्टर या मिट्टी की दीवार पर बनाई जाती है। कपास का ब्रश बनाया जाता है। कपास का हम जानते हैं कि मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक है। रंगों का प्रयोग लाल, सफ़ेद, नीला, काला एवं हरे रंग। यहाँ उल्लेखनीय है कि ये सभी रंग प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, जैसे फल, फूल, खनिज इत्यादि। वास्तव में मधुबनी चित्रकला का कैनवास मूलभूत दीवार ही है, परंतु वर्तमान में यह विभिन्न प्रकार के कैनवास पर बनाई जाती है, जैसे कपड़ा एवं कागज इत्यादि। विषय: थीम प्राकृतिक एवं पौराणिक आकृतियों पर आधारित थी। मधुबनी चित्रकला हिंदू देवी देवता जैसे कृष्ण, राम, दुर्गा, शिव, लक्ष्मी, तुलसी, पौधा, दरबारी दृश्य, विवाह दृश्य। इसका डिजाइन वनस्पति, पशु, पक्षियों, ज्यामितीय डिजाइन रिक्तता भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। सती देवी, गंगा देवी और बउआ देवी चित्र कला में सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी अग्रदूत रही। प्रमुख चित्रकार: महिपाल, सिया देवी, महिला में सिया देवी, कौशल देवी और महासुंदरी। पुरुष में नरेंद्र कुमार, अरुण कुमार यादव महत्व क्षेत्रीय, परंतु अब विश्व में प्रसिद्ध हैं। संसार की दीवारों पर बनाया गया है और पटना रेलवे पर मधुबनी चित्रकला को देखा जा सकता है। प्राचीन पूर्वी भारत के गुफा चित्र। प्राचीन काल में गुफा स्थापित आदित्य था। ये शैलकृत गुफाएं हैं। अतिरिक्त दीवारों पर कुछ चित्र मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन गुफाएं बरावर तथा नागार्जुन की गुफाएं में सप्तपर्णी गुफा, यह राजगीर में स्थित है, वैभवगिरी पर्वत पर है। 3रा शताब्दी ईसा पूर्व में इन गुफाओं में हम कुछ भित्ति चित्र देखते हैं। बरावर तथा नागार्जुन की गुफाएं। सप्तपर्णी गुफा, यह राजगीर की वैभवगिरी पर्वत पर स्थित है। कि बरावर पर्वत पर 4 गुफाएं तथा बरावर पर्वत पर 4 गुफाएं तथा बरावर पर 4 गुफा। यह वर्तमान में जहानाबाद जिला में स्थित है। बराबर और नागार्जुन पर कितना गुफा बनाया गया है? 3। नागार्जुन पर 3 गुफा बनाए गए हैं।
बिहार में एक अन्य सप्तपर्णी गुफा पाया गया है। वास्तव में यह राजगीर में वैभवगिरी पर्वत पर स्थित है। सप्तपर्णी गुफा, ऐसा माना जाता है कि सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु ने मंडप का निर्माण करवाया गया और यहाँ प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया। यहाँ से भी हम दीवारों पर कुछ चित्रांकन देखते हैं। वर्तमान में सप्तपर्णी गुफा बौद्ध तीर्थयात्रियों को लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं, यह गुफाएं वर्तमान में उड़ीसा के पास भुवनेश्वर में स्थित है। वास्तव में इन पर्वतों पर कुल मिलाकर 33 गुफाएं हैं। वैभवगिरी और उदयगिरी पर कितना गुफाएं हैं? 33 गुफाएं। हाथी गुफा अभिलेख में इन्हें कुमारी पर्वत पर स्थित बताया गया है। ये गुफाएं खारवेल के द्वारा बनाया गया है। हम जानते हैं कि खारवेल चेदी वंश के अनुयायी खारवेल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उदयगिरी पर्वत पर 18 गुफाएं बनाए गए हैं, जबकि खंडगिरी पर केवल 15 गुफाएं। उदयगिरी पर कितना? उदयगिरी पर 18, और अगर बोलेंगे खंडगिरी पर तो 15। ये गुफाएं खारवेल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? खारवेल चेदी वंश के अनुयायी खारवेल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जबकि खंडगिरी पर केवल 15 गुफाएं बनाई गई है। वास्तव में ये गुफाएं बौद्ध और जैन अनुयायियों के द्वारा बनाई गई है। खंडगिरी की 11 गुफाएं महाविहार और तीर्थ यात्रा को समर्पित हैं। उदय मतलब 18 को उदयगिरी, और खंडगिरी पर 15 गुफाएं। खंडगिरी पर 11 गुफाएं महाविहार के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा में जैन धर्म से संबंधित कुछ चित्रांकन देखते हैं। यद्यपि हम कह सकते हैं कि पूर्वी गुफा में चित्रण सीमित मात्रा में मिला है, परंतु कुछ चित्रकला प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन भारत के दौरान गुफा स्थापत्य के विकास को बताते हैं। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।